बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। रब्बिशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना कुशादा फरमा दे और मेरा काम आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरहा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सकें। आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी वअल्लिमनी मा यनफ़अनी वज़िदनी इल्मा। ए अल्लाह, मुझे फ़ायदा दे उसके साथ जो तूने मुझे सिखाया है और मुझे सिखा जो मेरे लिए फ़ायदा मंद है और मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। आमीन। दिस इज़ 12th केमिस्ट्री FBSc बोर्ड एग्ज़ाम प्रिपरेशन 2025। और स्टूडेंट्स, आज हम 2016 का सप्ली 2 पेपर डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 2। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, हमने क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस नहीं किया, ठीक है, क्योंकि वो वाला जो टॉपिक है वो आपके सिलेबस में से एक्सक्लूड किया जा चुका है। इसलिए सीक्वेंस में अगर आप देखेंगे कोई भी क्वेश्चन मिस हो रहा है तो इट मीन्स कि वो आपके सिलेबस में क्वेश्चन टॉपिक्स नहीं हैं और इसलिए हम वो वाले क्वेश्चंस भी डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। Question number 2. Why is lithium carbonate unstable while the carbonates of other alkali metals are stable towards heat? तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास कार्बोनेट्स, नाइट्रेट्स एंड सल्फोनेट्स, ठीक है, और हाइड्रोक्साइड्स, इनकी थर्मल स्टेबिलिटी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम इसको हीट से रिलेटेड कर रहे हैं, तो इनकी थर्मल स्टेबिलिटी और सॉल्युबिलिटी, ठीक है, सॉल्युबिलिटी एंड थर्मल स्टेबिलिटी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों के लिहाज से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इनको हम कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ग्रुप 1 यानी अल्कली मेटल्स के बारे में पूछा जा रहा है कि उनका जो बिल्कुल टॉप फर्स्ट मेंबर होता है लिथियम, उसके कार्बोनेट्स जो हैं वो अनस्टेबल बिहेव करते हैं, लेकिन जैसे जैसे मेटल का साइज़ इंक्रीज़ होता जाता है तो उनके जो कार्बोनेट्स हैं वो स्टेबल जो है बिहेव करते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। इट इज़ बिकॉज लिथियम प्लस कैटाइन, ठीक है, यानी लिथियम अपना एक इलेक्ट्रॉन जब लॉस कर देता है तो वो लिथियम +1 कैटाइन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इट इज़ स्मॉलर इन साइज, क्योंकि बिल्कुल फर्स्ट मेंबर है ये अल्कली मेटल्स का, तो इसका वैसे भी साइज छोटा था और जब वो कैटाइन में कन्वर्ट हो जाता है तो उसका साइज और छोटा हो जाता है। एंड हैज़ अ हाई चार्ज डेंसिटी, ठीक है। दस इट हैज़ अ ग्रेटर एबिलिटी टू डिस्टॉर्ट और पोलराइज द कार्बोनेट आइन, यानी जब लिथियम बहुत स्मॉल होने की वजह से एज कम्पेयर टू अदर मेंबर्स लाइक सोडियम भी उससे बड़ा है, फिर आप कह लें पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, वो साइज़ में बहुत बड़े हैं और उनका चार्ज भी +1 है, लेकिन चार्ज डेंसिटी क्या होती है हमारे पास, चार्ज टू वॉल्यूम, ठीक है, चार्ज पर वॉल्यूम। तो चार्ज पर वॉल्यूम इसका जो है वो बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू आती है, ठीक है, क्योंकि इसका वॉल्यूम स्मॉल है, ठीक है, और जब वॉल्यूम जिसका स्मॉल होगा तो उसका ऑब्वियसली बात है डेंसिटी जो है वो हाई आएगी, ठीक है। जब इसका हाई चार्ज डेंसिटी है तो ये क्या करता है कि ये बहुत ज़्यादा इसकी न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है, ठीक है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, तो ये जो इसके साथ कार्बोनेट यानी एनाइन अटैच होता है, ठीक है, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की एबिलिटी रखता है, ठीक है, पोलराइज कर सकता है, ठीक है, उसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, कार्बोनेट आइन को पोलराइज कर सकता है। दैट्स वाई ये उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट कर देगा, ठीक है। दैट्स वाई इट हैज़ अ ग्रेटर एबिलिटी टू डिस्टॉर्ट और पोलराइज द कार्बोनेट आइन एंड फैसिलिटेट इट्स डिकम्पोजिशन, ठीक है, और वो उसको यानी उसके इलेक्ट्रॉन्स को बिल्कुल डिस्टॉर्ट करके तो लिथियम कार्बोनेट का जो बॉन्ड बना होता है उसको तोड़ देता है, ठीक है, हाई चार्ज डेंसिटी की वजह से। दैट्स वाई लिथियम कार्बोनेट इज अनस्टेबल देन अदर अल्कली मेटल कार्बोनेट्स। The thermal stability of the metal carbonates also depends upon the stability of the resulting oxides, ठीक है। जैसे कि लिथियम कार्बोनेट जो है वो टूट कर क्या बना रहा है, ठीक है, वो लिथियम ऑक्साइड बनाएगा, साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, तो ये जो बनने वाली प्रोडक्ट है उसकी स्टेबिलिटी भी बहुत काउंट करती है, ठीक है। अगर तो वो बनने वाली प्रोडक्ट स्टेबल है तो इसका मतलब है कि ये जो कार्बोनेट्स हैं जल्दी जल्दी से ब्रेक डाउन होकर ये डिकम्पोजिशन शो करके तो स्टेबल जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, ठीक है। तो अब जब लिथियम का साइज स्मॉल है तो जब स्मॉल मेटल स्मॉल ऑक्सीजन एटम के साथ मिलती है तो उनका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। दैट्स वाई जो है वो लिथियम कार्बोनेट जो है बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है और वो जल्दी से टूट जाते हैं। लेकिन अगर हम जब डाउन द ग्रुप बात करते हैं, साइज ऑफ द मेटल बढ़ जाता है, तो जो लार्ज साइज की मेटल स्मॉल ऑक्सीजन के साथ जो है बॉन्ड बनाता है तो ये बॉन्ड जो है वो अनस्टेबल बनता है, ठीक है। लार्ज मेटल
के जो कैटाइंस हैं वो ऑक्सीजन के साथ जब ऑक्साइड्स बनाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं बनते, क्योंकि उनकी न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ऑब्वियसली बात है कम है, बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं बनता, स्टेबल नहीं बनता। ठीक है, तो इस चीज़ को हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि जो थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कार्बोनेट्स है उसके लिए एक और रीज़न भी है, स्टेबिलिटी ऑफ द रिजल्टिंग ऑक्साइड्स। ठीक है, व्हेन लिथियम कार्बोनेट इज हीटेड इट इज़ रेडिली डिकम्पोज, वो एकदम से जल्दी से डिकम्पोज हो जाता है टू फॉर्म लिथियम Li2 ऑक्साइड। ठीक है, लिथियम ऑक्साइड विच इज़ मोर स्टेबल ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ द लिथियम मेटल। लिथियम मेटल की वजह से उसके ऑक्साइड्स बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पर इसकी जो इक्वेशन है वो भी लिख के आपने दिखानी है कि सॉलिड लिथियम कार्बोनेट डिकम्पोज होता है। ठीक है, सॉलिड लिथियम ऑक्साइड बनाता है और साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6। मीन्स के बीच में जो हमारे पास क्वेश्चन थे वो एक्सक्लूड हो चुके हैं, दैट्स व्हाई वी विल नॉट डिस्कस देम। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्सेस। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन देखें तो यही क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी हमारे पास जो पेपर था 2016 सप्ली 1 का पेपर, ठीक है, उसमें ऑलरेडी यही वाले दिए हुए हैं, मतलब स्लाइड चेंज भी नहीं था, सेम यही वाले फार्मूलाज दिए हुए। ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी ऑब्वियसली बात है कि डिस्कस किए हैं, तो हम जल्दी से यहाँ पर इसके चार्जेस लगाते हैं। पोटाशियम के ऊपर +3 है, तो उसको बैलेंस करने के लिए जो आपके पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसके ऊपर -3 लगाएंगे, तो 6 साइनाइड्स के ऊपर -6 होगा, तो जो आयरन है उसकी जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट +3 बन जाएगी। ठीक है, तो इसका क्या नाम बनेगा, पोटेशियम हेक्सासाइनोफिरेट 3। ठीक है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है वो माइनस में था तो हमने ये फिरेट लिख दिया। ठीक है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, और ये वाला भी हम डिस्कस कर चुके हैं, टेट्रा अमाइन क्लोरो नाइट्रो प्लेटिनम 4 सल्फेट। ठीक है, अच्छा ये वाला हम कर लेते हैं। अब ये देखें पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है और बाहर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना मेटल है, ना नॉन मेटल है, ना सल्फेट्स हैं, ना कार्बोनेट्स हैं, ना पोटेशियम सोडियम, कुछ भी नहीं है। तो एज अ होल आपको इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कोई चार्ज नज़र नहीं आ रहा, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर आप 0 लगा देंगे। ठीक है, अंदर आ जाएं लिगेंड्स के ऊपर, तो अमोनिया के ऊपर 0 चार्ज होता है। ठीक है, नाइट्रो के ऊपर -1 होता है, तो 3 के ऊपर -3 हो जाएगा। तो अब बैलेंस करें, देखें ओवरऑल यहाँ पर क्या आना चाहिए, +3 आएगा। अब +3 -3 के साथ कट ऑफ हो जाएगा और बाहर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर आपके पास जो है वो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपने जो है वो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स मस्ट लगानी है। ठीक है, ऐसे करके 0 0 -1 और यहाँ पे 3 लिखें और यहाँ पर +3 लिखें। ठीक है, इस तरह से करके आपने लिखना है। अच्छा, तो अब इसका नाम क्या बनेगा। ठीक है, हमने नाम का क्या कहा था कि पहले हम न्यूट्रल और नेगेटिव में से न्यूट्रल को लिखेंगे, ट्राई अमाइन लिखेंगे। ठीक है, ट्राई AMMI यानी ट्राई अमाइन, ट्राई कोई स्पेस नहीं होगी, ट्राई नाइट्रो। ठीक है, एंड कोबाल्ट 3 सिंपल। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि यही है इसका ट्राई अमाइन ट्राई नाइट्रो कोबाल्ट 3। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8, कन्वर्ट 2 ब्यूटाइन इनटू सिस 2 ब्यूटीन एंड ट्रांस 2 ब्यूटीन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप नोट कर लें कि अगर आपको सिंपल कहा जाए ना कि 2 ब्यूटाइन से आप 2 ब्यूटीन बना दें, आपको सिस और ट्रांस ना बोला जाए। ठीक है, अगर आपको सिंपल बोला जाए कि 2 ब्यूटाइन को 2 ब्यूटीन में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, तो आपने सिंपल कौन सा वाला करना है, यानी इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा CH3 तो आपने सिंपल हाइड्रोजनेशन कर देनी है। हाइड्रोजनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, जो सबसे पहला आपने रिएक्शन पढ़ा था चैप्टर 16 में, 200 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, सिंपल। तो उसमें क्या होगा कि बस एक हाइड्रोजन इधर ऐड हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप जो है वो इजीली इसका 2 ब्यूटाइन से 2 ब्यूटीन बना लेंगे। ठीक है, ये जैसे कि अभी मैं यहाँ पर बना रही हूँ, CH3CH डबल बॉन्ड CH, और ये देखें ये 2 ब्यूटीन बन गया। इसमें कोई सिस और ट्रांस नहीं है कि ये वाला हाइड्रोजन ऊपर लग रहा है, ये हाइड्रोजन नीचे लग रहा है, ये किधर लग रहा है, किधर लग रहा है, इसमें हमने कोई भी जो है वो इसको नहीं देखना। लेकिन अगर आपने सिस 2 ब्यूटीन बनाना है और ट्रांस 2 ब्यूटीन बनाना है, तो ये आपको मैंने ऑलरेडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यानी आप इसको कहते हैं हम स्टीरियो स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स। ठीक है, एक ये वाला भी वर्ड यूज़ हो सकता है कि हाउ विल यू फॉर्म स्टीरियो स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स
ऑफ 2 ब्यूटाइन। 2 ब्यूटाइन से आप स्टीरियो स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स कैसे बनाएंगे? ठीक है, स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब है कि जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस होगी। ठीक है, यानी अगर आप इस तरह से ट्रिपल बॉन्ड वाले को अल्कीन्स में कन्वर्ट करेंगे तो सेम ग्रुप्स जो हैं वो ऑपोजिट साइड पर अगर लग जाएं तो वो ट्रांस बन जाएगा, और अगर सेम ग्रुप्स जो है वो सेम साइड पे लग जाएं तो वो सिस बन जाएगा। तो ये जो सिस और ट्रांस की प्रोडक्ट्स होती हैं हमारे पास, इनको हम कौन सी प्रोडक्ट्स का नाम देते हैं? स्टीरियो स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स। ये आपने याद रखना है। ठीक है, नोट्स आपके हाथ में है तो उस पर आप नोट कर लें इसको। ठीक है, सिस 2 ब्यूटीन और सिस 2 ब्यूटाइन बनाना है तो अब देखें इसके लिए ऑलरेडी आपको करवाया हुआ है कि अगर आप हाइड्रोजन ऐड करेंगे प्लैडियम और बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में और क्विनोलिन इसमें एज आ आप कैटलिस्ट ऐड करेंगे, ठीक है, सॉल्वेंट, तो आपके पास ये सिस प्रोडक्ट बनाएगा। देखें दोनों हाइड्रोजन सेम साइड पर ऐड हुए हैं और दोनों मिथाइल ग्रुप्स जो हैं ऑपोजिट साइड पर हैं। ठीक हो गया, तो इसको हम लिंडलर्स कैटलिस्ट भी कहते हैं। ठीक है, ये आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि लिंडलर्स कैटलिस्ट से सिस 2 ब्यूटीन बनता है या ट्रांस 2 ब्यूटीन बनता है या न्यूट्रल प्रोडक्ट बनती है। ठीक है, यानी सिंपल। तो आपको ये लिंडलर्स कैटलिस्ट याद होने चाहिए कि लेड इन द प्रेजेंस ऑफ बेरियम सल्फेट एंड क्विनोलिन। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है कि 2 ब्यूटाइन को ट्रांस 2 ब्यूटीन में कन्वर्ट करना है तो आपने अब हाइड्रोजन नहीं ली बल्कि नेसेंट हाइड्रोजन यानी H2 नहीं लेनी यहाँ पे। ठीक है, ट्रांस में H2 नहीं लेनी, नेसेंट हाइड्रोजन लेनी है स्क्वायर ब्रैकेट की फॉर्म में, और सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, और आपने रिएक्शन करवाना है। अब लिक्विड अमोनिया लेते हैं क्योंकि आपको पता है कि अमोनिया जो है वो गैशियस फॉर्म में होती है, तो आपको जब उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना होता है तो आपको टेम्परेचर बहुत डाउन करना होता है। तो आपने जब भी लिक्विड अमोनिया के साथ काम किया, लिक्विड अमोनिया के साथ, तो -33 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपने काम करना होगा। ठीक है, तो अब ये देखें दोनों हाइड्रोजन जो हैं वो ऑपोजिट साइड पे ऐड हुए हुए हैं और ये जो मिथाइल ग्रुप्स हैं ये भी ऑपोजिट साइड पर हैं, तो ये ट्रांस 2 ब्यूटीन बन गया है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से अच्छे से कंफर्म हो गया होगा कि इसको किस तरह से अटेम्प्ट करना है, सिंपल है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन ब्रीफली विद रिएक्शन मैकेनिज्म द कन्वर्जन ऑफ बेंजीन इनटू एसीटोफिनोन। तो सबसे पहले आप ये देख लें कि ये एसीटोफिनोन जो है वो क्या है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी मैंने आपको एसीटोफिनोन जो है वो एसाइलेशन ऑफ बेंजीन में बहुत अच्छे तरीके से एसाइलेशन ऑफ बेंजीन, ठीक है, बेंजीन के 5 रिएक्शंस करवाए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। तो उनमें से एसाइलेशन यानी 5th रिएक्शन जो है वो अब हमारे पास 5th रिएक्शन वो एसाइलेशन ऑफ बेंजीन था। उसमें हमने आपको जो है वो एसीटोफिनोन और बेंजोफिनोन दोनों बनाने के तरीके बताए थे। तो दिस इज़ एसीटोफिनोन। ठीक है, ये एसीटो ग्रुप है और ये बेंजीन विद द कार्बन जो है वो फिनोन बनाता है। एसीटोफिनोन आपको बनाना आना चाहिए। ठीक है, अच्छा बेंजीन से आपने एसीटोफिनोन बनाना है तो आपने एसाइलेशन करनी है। तो अब ये देखें बेंजीन कैन बी कन्वर्टेड इनटू एसीटोफिनोन बाय फ्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। तो अब इसकी सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखें, द सब्स्टिट्यूशन ऑफ एसाइल ग्रुप टू अ बेंजीन रिंग इन प्रेजेंस ऑफ लिविस एसिड कैटलिस्ट AlCl3 टू फॉर्म एन एसिड एसाइलेटेड बेंजीन इज कॉल्ड फ्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक हो गया, ये आपने फिर डायरेक्ट रिएक्शन लिखा इसका और फिर आपने इसका मैकेनिज्म लिखा। तो मैकेनिज्म जो है वो आपने हेडिंग के साथ जो है वो लिखना है, ठीक है, प्रॉपरली। तो ये तो ऑलरेडी हम जो है वो बहुत डिटेल से कर भी चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर आप सिर्फ जस्ट देख लें, ठीक है, किस तरह से रिमूवल ऑफ प्रोटॉन हो रहा है और एसीटोफिनोन बन रहा है। ठीक है, लास्ट में रीजनरेशन ऑफ द कैटलिस्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, गिव स्टेप वाइज कन्वर्जन ऑफ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इनटू एसिटिक एसिड। ठीक है, अब यहाँ पर आप चीज़ देखें कि आपके पास ये एक कार्बन ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट है और आपने 2 कार्बन एसिड बनाना है। ठीक है, 1 कार्बन से 2 कार्बन एसिड बनाना है। तो ये चीज़ तो आपको पक्की याद करवाई हुई है कि ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट जो है वो जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो वो एसिड बनाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपको ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के 9 रिएक्शंस करवाए हुए हैं। ठीक है, 9 रिएक्शंस करवाए हुए हैं। तो उसमें आपने ये चीज़ जो है बहुत अच्छे से याद की, ये चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं। ठीक है, कि ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। तो यहाँ तो आपको मसला हल हो गया क्योंकि एक कार्बन आ रहा है ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से और एक कार्बन आ जाएगा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से, तो 2 कार्बन हो जाएंगे। तो आपको भी यहाँ पर 2 कार्बन ही चाहिए। ठीक
ठीक हो गया। तो ये आप इजीली कर लेंगे क्योंकि ऑलरेडी आपको ये वाला जो है क्वेश्चन करवाया हुआ है। ये देखें, ये ग्रिग्नॉड के रिएक्शंस बार बार रिपीट हो रहे हैं और ये हो ही नहीं सकता कि ग्रिग्नॉड रिएक्शंस के ग्रिग्नॉड के जो रिएक्शंस हैं उनके बगैर आपका पेपर हो जाए फाइनल, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो 9 रिएक्शंस हैं, तो इसको बहुत अच्छे से आपने प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ्स बाय गिविंग रीजंस। अच्छा, अब ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो वाटर वाला है ना, ये आपको प्रॉपरली नहीं उस तरीके से करवाया हुआ, आपको अल्कोहल, फिनोल और एसिड, ठीक है, उनका आपस में करवाया हुआ है और वो भी सिंपल एसिड का जो है वो कंपैरिजन करवाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि ये आपस में किस तरह से जो है वो डिफ़र करेंगे अकॉर्डिंग टू एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, इसको आप कैसे लिखेंगे। अब आप देखें, जो यानी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, और उसके साथ अगर बेंजीन रिंग अटैच हो जाए, ठीक है, बेंजीन रिंग अटैच हो जाए तो वो और मज़ीद जो है उसकी एसिडिटी में इजाफा हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, अच्छा, एज़ कम्पेयर टू फिनोल, सिंपल फिनोल के मुकाबले में, ठीक है, सिंपल फिनोल में आपके पास OH लगा हुआ है और यहाँ पर जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो अटैच है, और फिर इन दोनों से कम जो है वो एसिडिटी जो है वो किसकी होती है, वाटर की होती है, और सबसे कम एसिडिटी जो है वो एथेनॉल की होती है। ठीक है, C2H5OH। तो अब हम बारी बारी इनको आपस में कंपेयर करेंगे कि वाटर की क्यों ज़्यादा होती है, फिनोल की कम होती है, फिर वाटर और फिनोल को कंपेयर कर लेंगे, फिर फिनोल और एसिड को कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, 1 बाय 1 3 जो है वो स्टेटमेंट्स इन तीनों के कंपैरिजन में लिखनी है। ठीक है, यानी इन दोनों को आपस में कंपेयर करना है, इन दोनों को आपस में कंपेयर करना है और वाटर और एथेनॉल को आपस में कंपेयर करना है। ठीक है, तो इसको आप किस तरह से लिखेंगे, द कार्बोक्साइल ग्रुप इन द बेंजोइक एसिड इज मोर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग देन हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन द फिनोल। ठीक है, अब क्या होता है कि बेसिकली दोनों में ही बेंजीन ग्रुप अटैच है, तो इसलिए बेंजीन का कंपैरिजन तो आता ही नहीं है ना। ठीक है, बेंजीन का कंपैरिजन नहीं आता, बल्कि यहाँ पर आ जाता है इस ग्रुप का कंपैरिजन। ठीक है, इस ग्रुप का कंपैरिजन आ जाता है, क्योंकि अल्कोहल में क्या चीज़ है, अल्कोहल में डायरेक्ट ये है। ठीक है, यानी ये एक ऑक्सीजन है और यहाँ पर ये पूरा का पूरा कार्बोनाइल ग्रुप है अलोंग विद द ऑक्सीजन। ठीक हो गया, तो ये कार्बोक्साइल ग्रुप इन द बेंजीन इज मोर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है, क्योंकि ये क्या करता है कि हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेके, ठीक है, तो यहाँ पर शिफ्ट कर देता है। ठीक है, और जो है वो यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाता है। ठीक है, तो ये कभी यहाँ पर आपको बॉन्ड शिफ्ट हुआ हुआ नज़र आता है और इस साइड ऑक्सीजन नज़र आएगा, इधर तो बेंजीन रिंग बनता ही रहेगा ना। ठीक है, कभी यहाँ पर आपको नेगेटिव साइन नज़र आएगा और कभी ये दोबारा से शिफ्ट होकर इस फॉर्म में आ जाएगा। तो ये हमारे पास बनाता है स्टेबल होने के लिए जो है वो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है एज कम्पेयर टू OH इन द फिनोल, जिसकी वजह से वो क्या करता है, मेकिंग इट ईजियर फॉर द बेंजोइक एसिड टू डोनेट अ प्रोटॉन, दस मोर एसिडिक। ठीक है, इस वजह से बेंजोइक एसिड बहुत ज़्यादा एसिडिक होगा। अब हम दूसरी स्टेटमेंट लिखेंगे अल्कोहल्स और वाटर के कंपैरिजन में। ठीक है, अल्कोहल्स आर लेस एसिडिक देन वाटर। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले हमने राइट साइड पे अल्कोहल्स लिखे थे कि वो बहुत लेस एसिडिक होते हैं, वाटर से भी लेस एसिडिक होते हैं। बिकॉज अब क्या होता है कि वाटर में क्या होता है, वाटर में अगर हम देखें यानी इस प्रोटॉन ने निकलना है ना, ठीक है, इस प्रोटॉन ने बाहर जाना है और इस साइड पे हमारे पास O और H, यानी यहाँ पर जो है वो आपको O के साथ R ग्रुप नज़र आ रहा है और यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ H ग्रुप नज़र आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कि जो अल्काइल ग्रुप अटैच है टू दी हाइड्रोक्सिल ऑफ दी अल्कोहल, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक है, अल्काइल ग्रुप्स हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं। तो अब जब जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जो भी ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ऑक्सीजन को, तो फिर ऑक्सीजन तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता। ठीक है, तो वो उसके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी एक अल्काइल ग्रुप अटैच है और वो इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा रहा है, तो ऑक्सीजन के लिए मुश्किल हो जाता है कि वो प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन लेकर और उसको इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन जो है वो बाहर भेज दे। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे कि अल्कोहल्स आर लेस एसिडिक देन वाटर बिकॉज द अल्काइल ग्रुप अटैच टू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग विच मेक्स इट हार्डर फॉर द प्रोटॉन टू लीव। ठीक है, एंड जिसकी वजह से अल्कोहल का जो प्रोटॉन है वो उसका मुश्किल हो जाता है बाहर लीव करना, दस रिड्यूसिंग द एसिडिटी, उसकी वजह से उसकी एसिडिटी भी कम हो जाती है। लास्ट में हम जो है वो वाटर और फिनोल की एसिडिटी को
डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। फिनोल की एसिडिटी को देख लें, ये फिनोल है और इस तरफ जो है वो वाटर है, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि जब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ठीक है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेके प्रोटॉन को इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव बाहर भेज देता है, H पॉजिटिव। तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स को यानी स्टेबलाइज करने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन स्टेबलाइज करने के लिए रेजोनेंस है, यानी ये इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर, इधर से इधर रिंग के अंदर मूव करते रहेंगे, ठीक है। और ये जो आपके पास आइन बनेगा फिनोनियम आइन, तो ये स्टेबल रहेगा, जिसकी वजह से फिनोल्स बहुत अच्छे से प्रोटॉन्स दे देते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं हाइड्रोजन के, तो उनको इस रिंग में मूव करवा के स्टेबिलिटी क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन वाटर के पास ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वाटर उन इलेक्ट्रॉन्स को जो ले लेता है हाइड्रोजन से, उनको फर्दर स्टेबलाइज नहीं कर सकता, ठीक है। फिनोल इज मोर एसिडिक देन वाटर ड्यू टू द रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ फिनोक्साइड आइन विच मेक्स इट ईजियर फॉर द फिनोल टू डोनेट अ प्रोटॉन। अब वाटर के मुकाबले में फिनोल जो है वो रेजोनेंस शो करता है, जिसकी वजह से वो इजीली प्रोटॉन डोनेट कर देता है, लेकिन वाटर जो है वो इजीली प्रोटॉन डोनेट नहीं करता, ठीक है। ये मैंने तीनों स्टेटमेंट्स आपको समझा दी हैं प्रॉपरली। अब जो आपको ऑलरेडी जो एसिडिटी ऑफ अल्कोहल, फिनोल एंड एसिड, ठीक है, ये आपको ऑलरेडी जो हेल्पिंग वीडियो भेजी हुई है वो आपने ऑलरेडी देख ली है। तो आपका जो है ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है उस जो भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया उसके मुकाबले में ज़्यादा आप कह लें चांसेस हैं कि आपके पास ये वाला क्वेश्चन आए, क्योंकि ये ऑलरेडी आपकी बुक में एज अ स्टेटमेंट ये प्रेजेंट है बुक क्वेश्चन, ठीक है, कि कार्बोक्सिलिक एसिड इज़ मोर एसिडिक दैन फिनोल, वाई, ठीक है। ये आपकी बुक में प्रॉपरली दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें आपने इसको ऑलरेडी समझ तो लिया है, हेल्पिंग वीडियो में से उसको लिखने का तरीका यही है कि आप पहले एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में लिखेंगे लाइन, ठीक है, फिर आप जो है वो उसका बताएंगे कि वो क्यों ज़्यादा है स्टेबल, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाता है। फिर फिनोल के बारे में बताएंगे कि फिनोलेट आइन जो है वो नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाता है, जिसकी वजह से वो लेस स्टेबल है, ठीक है, और वो लेस एसिडिक भी है। और उसके साथ ही फिनोल और क्या कहते हैं अल्कोहल का भी आपके पास आ सकता है, ये आपके एग्जाम्स में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वाई फिनोल इज़ मोर एसिडिक दैन अल्कोहल। तो उसको आपने इसी तरीके से अटैम्प्ट करना है, क्योंकि आपके जो बुक है उसमें प्रॉपरली ये क्वेश्चन इसी तरह से आपको बताया हुआ है, कंपैरिजन ऑफ एसिडिटी ऑफ फिनोल, अल्कोहल एंड एसिड में, ठीक है। तो फिनोल्स आप ये तो ऑलरेडी आपने डिस्कस कर लिया ना कि फिनोल जब प्रोटॉन दे देता है तो वो फिनोलेट आइन बना देता है, और फिनोलेट आइन जो है वो रेजोनेंस शो करता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। लेकिन अल्कोहल जब डोनेट कर देता है प्रोटॉन तो वो एल्कोक्साइड आइन बना देता है, और एल्कोक्साइड आइन में तो रेजोनेंस होती नहीं है, जिसकी वजह से वो लेस एसिडिक होता है, ठीक है। ये ऑलरेडी हम जो है वो हेल्पिंग वीडियो में बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके हैं। यहाँ पे आपने देखना है कि उसको अटैम्प्ट हमने कैसे किया, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि इसके बहुत चांसेस है कि ये एग्जाम्स में पूछा जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, हाउ डज एसीटोन गिव आइडोफॉर्म रिएक्शन एंड व्हाट इज इट्स ऑब्जर्वेशन। अब आइडोफॉर्म रिएक्शन आपने एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के चैप्टर में पढ़ा हुआ है, और वहाँ पर आपने 3 फंक्शनल ग्रुप्स यानी आपने अल्कोहल्स, ठीक है, अल्कोहल्स में भी फर्दर प्राइमरी अल्कोहल कौन से प्राइमरी अल्कोहल्स आइडोफॉर्म देंगे, कौन से सेकेंडरी अल्कोहल्स आइडोफॉर्म देंगे, और उसके बाद एल्डिहाइड्स, और उसके बाद कीटोन्स, इन तीनों का आपने देखा है कि कौन कौन आइडोफॉर्म टेस्ट देगा और उसकी रिएक्शन इक्वेशंस क्या हैं, ठीक है। तो ये आइडोफॉर्म वाला जो इक्वेशंस हैं या ऑलरेडी आपको पीडीएफ नोट्स में भी प्रोवाइड की गई हैं, ठीक है, हैंड रिटन नोट्स में भी आइडोफॉर्म के, और साथ आपने हेल्पिंग वीडियोस भी ऑलरेडी देखी हुई हैं, और ये आपने प्रिपेयर किया हुआ है क्वेश्चन। तो बस आपने एसीटोन का जो है आइडोफॉर्म रिएक्शन बताना है, ठीक है, और ऑब्जर्वेशन जो है वो क्या आएगी। तो ये ऑलरेडी 2016 के 3rd पेपर में भी ऑलरेडी सेम यही क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो बैलेंस इक्वेशन लिखनी थी, ठीक हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, गिव रिएक्शन मैकेनिज्म फॉर द रिएक्शन ऑफ 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन विद एसिटल्डिहाइड। अब ये भी क्वेश्चंस पीछे जो है वो बहुत ज़्यादा रिपीट हो चुके हैं। 2016 3rd में 8th क्वेश्चन है, ठीक है। तो वहाँ पर यहाँ पर एल्डिहाइड दिया हुआ है, तो वहाँ पर एसीटोन दिया हुआ है, ठीक है। एल्डिहाइड में देखें एसिटल्डिहाइड में एक तरफ H होता है, ठीक है, और एसीटोन जो है वो पूछा हुआ है, तो वहाँ पर C डबल बॉन्ड O के साथ CH3 होगा, ठीक है। तो बाकी जो अमोनिया के डेरिवेटिव्स हैं, अमोनिया के डेरिवेटिव्स में देखें NH2 के साथ कुछ भी लगा हो सकता है। अगर OH लगा हुआ है तो हाइड्रोक्सिलअमीन वाला क्वेश्चन पिछले पेपर्स में आया हुआ है। अच्छा, NH2 के साथ NH2 लगा हुआ है तो हाइड्रोजीन वाला भी पास्ट पेपर्स में हम कर चुके हैं, पहले जो हमने डिस्कस किए हैं। और अब 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन में
इसके साथ NH लगा होगा, फिर इसके साथ इस तरह से बेंजीन रिंग लगा होगा, और 2 और 4 पे नाइट्रो ग्रुप लगा होगा। ठीक है, तो बस यही फ़र्क है इनमें। ठीक है, यानी ये फ़र्क है ग्रुप का, बाकी सारा रिएक्शन सेम है। आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है तो आपको ये अटैम्प्ट करना आना चाहिए। ये देखें, ये एसिटल्डिहाइड लिया हुआ है मैंने, और ये NH2 के साथ ये पूरा ग्रुप अटैच कर दिया। ठीक है, आपको पिछले पेपर में जो है वो हाइड्रोक्सिलमीन पूछा हुआ था, तो उसमें आपने NH2 के साथ यहाँ पर OH लगाया हुआ था, इस ग्रुप की जगह आपने OH लगाया हुआ था। सारा सेम इसी तरीके से आपने अटैम्प्ट करना है। ठीक है, पहले में प्रोटॉन की प्रेजेंस में आपने इसको ऐड कर देना है। ठीक है, फिर आपने हाइड्रोक्सल और हाइड्रोजन को इस तरीके से अरेंज कर देना है। ठीक है, और इनके दरम्यान में वाटर रिमूव कर देना है, तो डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो ये 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन जो है वो 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ठीक है, ये इसकी ऑब्जर्वेशंस हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 17, ड्रॉ स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ द ग्लूकोज। अच्छा, यहाँ पिछले वाले क्वेश्चन में देख लें, यहाँ पर ऑब्जर्वेशन जो पूछी हुई थी ना, give the reaction mechanism for the reaction of 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन with acetaldehyde। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ये चीज़ बतानी है कि ये जो आपने बनाया है 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन, ठीक है, ये ऑरेंज येलो प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, येलो ऑरेंज PPT की फॉर्म में होता है, और ये जो है वो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के टेस्ट के लिए भी यूज़ होता है। ठीक है, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के टेस्ट के लिए भी यूज़ होता है, और क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन्स जो हैं वो इस 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन दोनों ही, एल्डिहाइड भी और कीटोन्स भी ये टेस्ट देते हैं, लेकिन अदर जो होंगे, समझो कि हम अल्कोहल के साथ इसको ट्रीट करवा रहे हैं या किसी भी और फंक्शनल ग्रुप के साथ, तो वो ये टेस्ट नहीं देगा। ठीक है, दैट्स वाई ये जो हम ये वाला रिएक्शन यूज़ करते हैं 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन वाला, तो दिस इज़ द आइडेंटिफाइंग टेस्ट फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है, तो ये टेस्ट एज अ टेस्ट भी यूज़ होगा, साथ कलर भी मेंशन करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, ड्रॉ स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ द ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज बाय द रिएक्शन प्रिपेयर सुक्रोज। तो ये आप ऑलरेडी आपकी बुक में है। ठीक है, ये ऑलरेडी बुक में है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि आप इसको बनाएं। तो देखिए, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, आप इसको यहाँ से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि यहाँ पर आपके पास यानी 6 कार्बन आपने लगाने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, 6 कार्बन्स लगा दिए, और कार्बन नंबर 1 पे आपने ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप लगा दिया। एल्डिहाइड ग्रुप में आपको पता है कि C+O के साथ हाइड्रोजन होता है। ठीक हो गया। अच्छा, फिर आप आ जाएं बिल्कुल एंड पे, जो 6 कार्बन है, तो वो 6 कार्बन जो है उसको अगर आप CH2OH की फॉर्म में उसको लिख देंगे। इसको हम यहाँ पर बना के भी देख लेते हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हम ग्लूकोज को कैसे बनाएं। ठीक है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पहले, मतलब स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे उसको लिखें, और C6H12 और O6। ठीक है, और ये जो ग्लूकोज वगैरह होता है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रेट्स ऑफ वाटर भी कहते हैं। ठीक है, हाइड्रेट्स ऑफ वाटर, सॉरी हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी कहते हैं। ठीक है, तो यानी जितने कार्बन होंगे उतना ही अगर हम वाटर ले लें तो ठीक है, तो उतने ही फिर आप देखें यहाँ पर अगर C6 होगा और वाटर भी 6 लेंगे, तो अब 6 कार्बन है, 6 2 12 हाइड्रोजन्स हैं, एंड 6 1 6 ऑक्सीजन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। तो मैंने ये आपको क्यों बताया, क्योंकि हम इसका जो वाटर है ना, ठीक है, CnH2ON, ठीक है, तो वाटर को आपको पता है HOH की फॉर्म में लिखते हैं, तो हम इस वाटर को H और OH की फॉर्म में कार्बन्स के साथ अटैच करेंगे। ठीक है, तो ये इस चीज़ को ज़रा देखें, ये देखें, ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है, ये फोर्थ कार्बन है, ये फिफ्थ एंड ये 6th कार्बन है। ठीक हो गया। अच्छा, 6 कार्बन है, फर्स्ट कार्बन पे तो हम इसका फंक्शनल ग्रुप लगा देते हैं। ठीक है, जो एल्डिहाइड होता है। अच्छा, बाकी के साथ हमने क्या करना है कि बाकी के साथ हमने जो है ना हाइड्रोक्सिल एंड H जो है वो जोड़ना है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा कि H और OH मैंने किस साइड पे लिखा है, राइट साइड पे लिखा है ना। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है कि आप फॉर एग्जांपल कार्बन नंबर 2 पे अगर आप HOH लगाएंगे तो आप बिल्कुल इसी तरीके से लगाएंगे, H और OH लगा दिया। ठीक है, लेकिन कार्बन नंबर 3 में सिर्फ डिफरेंस है।
ठीक है। कार्बन नंबर 3 में सिर्फ डिफरेंस है, उसमें थोड़ा सा उल्ट लगेगा, उसमें हाइड्रोजन इधर लगेगा और OH इधर लगेगा। ठीक है, तो ये आपने पोजीशन का ख्याल रखना है। फिर बाकी उसी तरीके से सेम हो जाएगा कार्बन नंबर 4 पे भी और कार्बन नंबर 5 पे भी। ठीक हो गया। ये आपने आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाना सीख रहे हैं। अच्छा, लास्ट वाले में क्या होगा कि बेसिकली हमने देखें एक तो H लगाएंगे ना और दूसरा OH लगाएंगे, और एक और भी तो वैलेंसी रहती है, ठीक है, वो हाइड्रोजन से पूरी हो जाएगी। तो बेसिकली ये लास्ट वाला जो है ना CH2OH की फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, ये किस फॉर्म में लिखा जाता है? CH2OH की फॉर्म में लिखा जाता है। तो इसको हम इसी तरह से लिख देते हैं, इसको हम ओपन करके नहीं लिखते। ठीक है, इसको हम इसी तरीके से लिख लेते हैं CH2OH। ठीक है, अब आपको ग्लूकोज का जो है वो स्ट्रक्चर ओपन चेन स्ट्रक्चर लिखना आ गया है। अब इसी ओपन चेन स्ट्रक्चर को हम ज़रा साइकिल फॉर्म में करके इसको हम इसका 6 मेंबर साइकिल बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसका नंबरिंग कर लेते हैं ताकि हमें जो है वो पता चल जाए कि हमने कौन से कार्बन को कहाँ रखना है। ठीक है, ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, 3 है, ये 4 है, ये 5 है एंड ये 6 है। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो ऊपर से नंबरिंग आ रही है ना, लेकिन हम जब हम यहाँ से साइकिल बनाएंगे ना तो साइकिल में हमने देखिए 6 आपने पहले डॉट्स बना लेने। ठीक है, 1 2 जैसे कि 3 जैसे बेंजीन नहीं होता, 4 5 और 6। ठीक है, इस तरह से आपने बना लेना है। अच्छा, अब क्या होता है कि अब आपने कार्बन नंबर 1 जो है ना इधर से स्टार्ट करना है। ठीक है, ये इसको एक मिनट, ये कार्बन नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, दिस इज़ द कार्बन नंबर 1। ठीक हो गया, ये कार्बन नंबर 1 है और कार्बन नंबर 1 में हमारे पास, अच्छा यहाँ पर कार्बन ये आपने ऊपर की तरफ ड्रॉ किया था ना, तो इसको आपने थोड़ा सा ऐसे नीचे की तरफ ड्रॉ करना है। ठीक है, अच्छा फिर यहाँ पर ये H आ जाएगा, ये कार्बन नंबर 1 है। ठीक है, दिस इज़ द कार्बन नंबर 1। अब हम बाकी सारा सीक्वेंस से कार्बन लगाते जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने डॉट्स ऑलरेडी लगाए हुए हैं। ठीक है, कार्बन नंबर 1 से आ जाएं यहाँ पर कार्बन नंबर 2 के ऊपर, फिर कार्बन नंबर 3 के ऊपर आ जाएं, फिर कार्बन नंबर 4 के ऊपर आ जाएं। ठीक है, और फिर कार्बन नंबर 5 के ऊपर आ जाएं। ठीक है, और फिर कार्बन नंबर आपने कार्बन नंबर 5 के बाद आपने कार्बन नंबर 6 पे जाना है, तो 6 के लिए आप ऊपर जाएंगे और वहाँ पर आपने प्रॉपर उसको पूरा लिख देना है, क्योंकि 6 को आपको पता है ना, आप खोल के नहीं लिखते, आप इसी तरह से लिखते हैं। ठीक हो गया। अब ये क्यों हमने डॉट लगाया था, तो कार्बन नंबर जो 5 होगा ना, ठीक है, कार्बन नंबर 5 में आपके पास एक H भी है और एक OH भी है। ठीक है, तो इस जगह पे आपने इसका ऑक्सीजन रखना है। ठीक है, ऑक्सीजन, और इस जगह पे आपने हाइड्रोजन इसका हैंग कर देना है। ठीक हो गया। बेसिकली रिंग में ना आपको जो रिंग स्ट्रक्चर होगा, रिंग स्ट्रक्चर में आप सारे का सारा रिंग जो है ना वो कार्बन का नहीं बना हुआ, उसमें एक ऑक्सीजन भी आएगा। ठीक है, यहाँ से इस हाइड्रोजन ने रिमूव हो जाना है, इसने रिमूव हो जाना है और इसने यहाँ से बॉन्ड बना लेना है, लेकिन ये अभी नहीं होगा। ठीक है, पहले हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये हमने लगा दिया। अब ज़रा कार्बन नंबर 1 पर आ जाएं। ठीक है, वो तो हमने प्रॉपर बनाया हुआ था। कार्बन नंबर 2 पर आ जाएं। कार्बन नंबर 2 में हमने क्या किया हुआ था, जैसे कि हम राइट साइड पर, हमारे पास राइट साइड पे OH है, तो इधर भी हमारा ये राइट बनेगा और ये लेफ़्ट है। ठीक है, ये राइट और लेफ़्ट है। ठीक हो गया। तो राइट साइड पे हमने OH लगा दिया। ठीक है, और लेफ़्ट साइड पे H लगा दिया। ठीक हो गया। एंड कार्बन नंबर 3 में तो आपको पता है उल्टा होना है। ठीक है, OH ने ऊपर चले जाना है और H ने जो है वो नीचे आ जाना है, और फिर अगेन जो है वो सीक्वेंस दोबारा से चेंज हो जाएगा कि हमारे पास H जो है वो ऊपर चला जाएगा और OH जो है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपने बहुत आसानी के साथ इसको जो है वो कार्बन नंबर 1 से स्टार्ट करके और इसको आप ले गए और आपने जो 6 डॉट्स लगाए थे उसमें आपने सारी चीज़ें अपनी जगह तरतीब से दे दी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे तो कोई बॉन्ड ही नहीं बना हुआ। ठीक है, तो इस जगह पे क्या होगा, इस जगह पे कुछ बॉन्ड्स टूटेंगे, कुछ नए बनेंगे। ठीक है, तो पहले हम ज़रा इनको ना लिख लेते हैं, इनके नंबर्स लिख लेते हैं। ठीक है, ये कार्बन नंबर 2 था, ये कार्बन नंबर 3 था, ये 4, ये 5 एंड ये 6 हो गया। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा कि अब हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं।
ठीक है, दो पॉसिबिलिटीज़ है। एक, इस हाइड्रोजन ने तो निकलना ही निकलना है, ये वाला बॉन्ड टूटेगा और इस ऑक्सीजन ने जो है वो बॉन्ड बनाना है, और ये वाला भी बॉन्ड टूटेगा पाए तो इस ऑक्सीजन ने भी बनाना है बॉन्ड, ठीक है, क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, ठीक है, ये जो ऑक्सीजन है ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ये वाला बॉन्ड टूट गया तो इस कार्बन के साथ भी एक तरफ है H और एक तरफ OH आ जाएगा। अब बात ये है कि अगर तो कार्बन के साथ H ऊपर और OH नीचे लग जाता है तो ये हमारे पास जो है वो अल्फ़ा डी ग्लूकोज बन जाएगा, लेकिन अगर OH ऊपर बन जाता है और H नीचे बन जाता है तो ये हमारे पास बीटा डी ग्लूकोज बन जाएगा, ठीक है। बस इतनी बात आपने याद रखनी है, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अभी हम इसको सारे को रिमूव करते हैं, ठीक है, और इसके बाद फिर आपको मैं बताती हूँ कि बेसिकली यहाँ तक बनाने के बाद आपने फिर जो है वो दो इस तरह से एरोज लगाने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो है वो मैंने आपको समझा दिया है कि ये आपने सिंपल ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाई, फिर आपने यहाँ से लेकर इधर 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 और ऊपर ले जाके यहाँ पर OH लिख दिया। अब यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा ना तो ये वाला हाइड्रोजन उठ के जो है ना वो इधर आ जाएगा और ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा और इधर बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो यही वाली चीज़ आपने नेक्स्ट जो है वो कर लेनी है, ठीक है। दो आपने एरोज लगा दिए, ठीक है। अब आपने देखें ये ऑक्सीजन का बॉन्ड कार्बन के साथ बना दिया और कार्बन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड जो है वो तोड़ दिया, ठीक है, और हाइड्रोजन अटैच कर दिया। अब जब हाइड्रोजन ऊपर होगा हाइड्रोक्सिल नीचे होगा तो दिस इज़ अल्फा डी ग्लूकोज, और अगर हाइड्रोजन नीचे है और हाइड्रोक्सिल ऊपर है तो देन इट इज़ बीटा डी ग्लूकोज, ठीक हो गया। तो इसकी आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है तो इंशाल्लाह ये बन जाएगा। अभी जो है वो मैं आपके सामने थोड़ा सा जल्दी से मैं आपको बना के दिखाती हूँ ताकि आपकी भी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए कि हमने किस तरह से बनाना है, क्योंकि ये प्रैक्टिस के बगैर नहीं आता ना, ठीक है। ये हमने एल्डिहाइड ग्रुप लगा दिया कार्बन नंबर 1 पे, फिर हमने कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5 और 6 को तो पूरा हमने कर दिया CH2OH, ठीक हो गया। अच्छा, कार्बन नंबर 3 में हमें पता था 1, 2, 3 में एक डिफरेंस था, ठीक है, कि H जो OH है वो दूसरी तरफ होगा और H जो है वो राइट साइड पे होगा, और बाकी सब में जो है ना, क्योंकि हम जब HOH लिखते हैं तो हमने यूं करके लिखा था ना, तो सब में OH राइट साइड पे होगा, OH राइट साइड पे होगा, OH राइट साइड पे होगा, ठीक है, H दूसरी साइड पे होगा। तो ये ओपन चेन बनाना जो है वो आपके लिए आसान हो गई, ठीक है, ओपन चेन ऑफ द ग्लूकोज, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जल्दी से 6 डॉट्स लगाने हैं पेंसिल से अपने पेपर पे, ठीक है, 6 डॉट्स लगाने हैं, और यानी 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है, ये 6 डॉट्स लगाए हैं, और फिर ये इन्हीं को आपने कार्बन 1 से जोड़ना है, ठीक है। ये दिस इज़ द कार्बन 1, ठीक है, और ये हाइड्रोजन एल्डिहाइड ग्रुप है, दिस इज़ द कार्बन 2, देन दिस इज़ कार्बन 3, देन दिस इज़ कार्बन 4, दिस इज़ कार्बन 5, और ये CH2OH हो जाएगा। और यहाँ पर जो है वो आपको पता है कि आपने इसका जो हाइड्रोक्सिल है वो यहाँ पर शो करना है और हाइड्रोजन नीचे की तरफ शो करना है, ठीक है। और जब हम कार्बन 2 पर आएंगे तो OH नीचे है, हाइड्रोजन ऊपर है, और इसमें भी OH नीचे है, हाइड्रोजन ऊपर है, ठीक हो गया। अच्छा, फिर कार्बन नंबर 3 में डिफरेंस आ गया, ठीक है, कार्बन नंबर 3 में हाइड्रोजन जो है वो नीचे हो जाएगा और ये OH ऊपर हो जाएगा, ठीक है। और आपने फिर लास्ट में जो है वो इसकी दो स्ट्रक्चर्स बना देनी है जल्दी से, ठीक है। दो स्ट्रक्चर्स में हमारे पास क्या होगा कि अगर हम इसको इसी तरीके से कॉपी पेस्ट करें, ठीक है, तो इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और हम बता देते हैं कि इसका बॉन्ड यहाँ से कैसा बनने वाला है। ये वाला हाइड्रोजन हम रिमूव कर देंगे, ठीक है, ये वाला डबल बॉन्ड जो है ऑक्सीजन रिमूव कर देंगे, ये ऑक्सीजन इसके साथ अटैच हुआ था ना, ठीक है, ऑक्सीजन तो अटैच हुआ था लेकिन उसके साथ जो हाइड्रोजन है वो ऊपर से आ गया है और ये नया बॉन्ड बना है, इसको हम ब्लैक से शो कर देते हैं, ठीक है। अब ये कौन सा ग्लूकोज बना है, क्योंकि जिसमें H ऊपर है तो वो कौन सा ग्लूकोज बना है, अल्फा डी ग्लूकोज, और अगर H नीचे रखेंगे तो ये बीटा डी ग्लूकोज बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपको समझ आ गया। ये मैंने बहुत डिटेल से इसलिए समझाया कि आप बार बार कंफ्यूज ना हो, मैम हमें ये समझ नहीं आया। मैंने आपके सामने 2 दफ़ा बहुत आसानी से बना भी लिया, बस अब आपने प्रैक्टिस करनी है। देन लिखा हुआ है कि आपकी बुक में जो है ना लिखा हुआ है कि फ्रुक्टोज जो है और ग्लूकोज ये दोनों आपस में ऐड होकर सुक्रोज बनाते हैं। तो फ्रुक्टोज का भी आपको स्ट्रक्चर बनाना सिखाया हुआ है, ठीक है। ये देखें, फ्रुक्टोज में जो है वो कार्बन नंबर 1 से स्टार्ट किया हुआ है, वैसे ये इन्होंने ऊपर नीचे कर दिया
तो क्योंकि कार्बोनिल जो है इन्होंने कार्बन नंबर 5 पे रखा हुआ था, इस वजह से इन्होंने इसको यहाँ पर कार्बन नंबर 5 में कार्बनिल ग्रुप है, ठीक है, ग्लूकोज में, तो दैट्स वाई इन्होंने इस कार्बनिल ग्रुप को ऊपर रखा हुआ है, तो नंबरिंग नीचे से स्टार्ट होगी, ठीक है। अब ये देखें फर्स्ट कार्बन भी बिल्कुल एक जैसा है CH2OH, 6 कार्बन भी बिल्कुल एक जैसा है। फिफ्थ पे तो हमने कीटोन ग्रुप लगा दिया क्योंकि ग्लूकोज जो है वो एल्डोज शुगर है और फ्रुक्टोज जो है वो कीटो शुगर है। फिर बाकी रह गए 2, 3 एंड 4, ठीक है। 2, 3, 4 2 में भी नॉर्मल है, 3 में भी नॉर्मल है, तो इसमें ना फ्रुक्टोज यानी हाइड्रोजन में जो है वो फोर्थ कार्बन में हाइड्रोजन जो है वो उसकी पोजीशन डिफरेंट है, ठीक है। जैसे उसमें ग्लूकोज में थर्ड नंबर कार्बन पे डिफरेंट थी, तो इसमें फोर्थ नंबर कार्बन पे डिफरेंट है। तो अब आप यहाँ से स्टार्ट कर लें, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा डिफरेंस है कि आपने जो है ना 5 डॉट्स लगाने हैं, 1, 2, 3, 4 और 5 डॉट्स लगाने हैं, लेकिन आपके पास तो जो है वो 6 कार्बन्स है ना, और एक ऑक्सीजन भी रिंग में आना चाहिए, वो ऑक्सीजन तो इधर आएगा, ठीक है। तो बाकी तो 4 डॉट्स लगे हैं, तो इसका मतलब है कि इधर से ऊपर भी एक कार्बन होगा, इधर से नीचे भी एक कार्बन होगा, ठीक हो गया। यानी दिस इज़ कार्बन नंबर 1, ठीक है, और दिस इज़ कार्बन नंबर 2, फिर ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4, ये कार्बन नंबर 5, ठीक है, और ऊपर चले जाएंगे तो ये कार्बन नंबर 6 हो जाएगा, ठीक है। दिस इज़ कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5 एंड दिस इज 6, ठीक हो गया। तो 6 के बाद अच्छा फिफ्थ में जो कार्बनिल था वो इस फॉर्म में इधर था, लेकिन बाद में इसका ये बॉन्ड टूटा और इसने कार्बन नंबर 2 के साथ बॉन्ड बना लिया, ठीक है। तो ये भी इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस से ही आएगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर जब आपकी बुक में दिया हुआ है तो ये आपसे पूछा जा सकता है और इतना मुश्किल भी नहीं है, ये मुफ्त के नंबर ही हैं आपके, ठीक है। तो इसमें सिंपल CH2OH जो है वो डाउनवर्ड ही हैंग हुआ होगा, हाइड्रोजन ही ऊपर होगा, ठीक है। इसकी अल्फ़ा और बीटा फॉर्म्स नहीं हैं, ठीक है। इसमें कार्बन नंबर 2 में ये बल्कि ग्रुप नीचे हैंग हुआ हुआ है और कार्बन नंबर 5 पे बल्कि ग्रुप ऊपर है, जो है और ऊपर है और हाइड्रोजन नीचे हैंग हुआ हुआ है, ठीक है। ये चीज़ आपने याद करनी है। देखें ये हाइड्रोजन यहाँ पर राइट 2 पे हाइड्रोजन ऊपर है, 5 पे हाइड्रोजन नीचे है, 2 पे बल्कि ग्रुप नीचे है और 5 पे बल्कि ग्रुप ऊपर है, ठीक है। इस चीज़ की आपने हिंट रखनी है। बाकी 4 की पोजीशन मैंने आपको बताई थी कि 4 में जो है वो डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, हाइड्रोक्सिल का। अच्छा अब आप इसको दोबारा से यहाँ पर देखें कि कार्बन नंबर 1 जो है ना उसका CH2OH ये यहाँ पर अटैच हुआ हुआ है, ठीक है। अच्छा कार्बन नंबर 6 का CH2OH ये यहाँ पर अटैच हुआ हुआ है, ठीक है। अब हमारे पास ये जो आपके पास रिंग है ना 5 कार्बन, उसमें 4 कार्बन है, ठीक है। कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 5, और यहाँ पर आपको नजर आएगा ऑक्सीजन, ठीक हो गया। और 6 जो है कार्बन इधर है और फर्स्ट कार्बन इधर है, ठीक है। टोटल 6 ही कार्बन है, ठीक है। 4 कार्बन जो है वो रिंग का हिस्सा है, ठीक है, और 2 कार्बन हैंग हुए हैं। तो कार्बन नंबर 2 पे जो कार्बन है वो डाउनवर्ड है और कार्बन नंबर 5 पे जो 6 कार्बन अटैच है वो अपवर्ड है, ठीक हो गया। अच्छा यहाँ तक ये समझ आ गई। फिर अब हम कार्बन नंबर 2 की तरफ आते हैं। कार्बन नंबर 1 तो आपने हैंग कर लिया ना, तो कार्बन नंबर 2 पर आते हैं। तो कार्बन नंबर 2 पे आपके पास हाइड्रोक्सिल है और हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन ने शिफ्ट हो जाना है कार्बन नंबर 5 पे और इस कार्बन नंबर 2 ने बॉन्ड बना लेना है इस ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो इसलिए आपके पास कार्बन नंबर 2 पे जो है वो OH नज़र आएगा आपको। आपकी बुक में ये जो है वो सिर्फ हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो आपने इसको करेक्ट कर लेना है, ठीक है, कि ये हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोक्सिल है, ठीक है। अच्छा जो हाइड्रोजन है इसके साथ वो नहीं आपने शो करना, वो क्योंकि वो कार्बन नंबर 5 पे आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक हो गया। तो बाकी तो बहुत ईजी है। बाकी आपने उसी तरह HOH लगाने हैं कार्बन नंबर 2 पे। ये देखें जो है वो अटैच हुआ है। ये भी थोड़ी सी इसकी यहाँ पर उन्होंने ना नंबरिंग थोड़ी सी ऊपर नीचे कर दी है कि यहाँ पर इसको हाइड्रोक्सिल को ना राइट साइड पे होना चाहिए था, ठीक है। इसको हाइड्रोजन को ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऊपर जो है वो हाइड्रोजन होगा, ठीक है, क्योंकि राइट साइड पे जो है वो हम इसको कंसिडर कर रहे हैं OH को और वो डाउनवर्ड होगा, ठीक है। एंड जो है वो कार्बन नंबर सॉरी ये तो कार्बन नंबर 3 वाला हमने करना था ना, हाँ कार्बन नंबर 3 वाला है ये। और फिर कार्बन नंबर 4 में आप हाइड्रोजन को नीचे शो करेंगे, ठीक है, और OH को ऊपर शो करेंगे, ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि ये बुक में मिस्टेक है।
और कार्बन नंबर 5 में तो आपको पता है कि ये वाला जो है हाइड्रोजन आके अटैच हुआ हुआ है वो आपको नज़र आ रहा है। बाकी यहाँ पर जो डबल बॉन्ड था वो ब्रेक हो चुका है और कार्बन नंबर 2 के साथ ऑक्सीजन ने बॉन्ड बना लिया है। तो ये बस इसी तरीके से आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है इसकी, इसमें जो मिस्टेक्स हैं उसको करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास यानी इन दोनों को मिला के आपने जो है वो सुक्रोज़ बनाना है, ठीक है। तो ये वाला तो मेरे ख्याल में क्वेश्चन नहीं आ सकता क्योंकि सुक्रोज़ बनाना नहीं सिखाया हुआ, लेकिन ग्लूकोज़ का जो है वो आपको ये स्ट्रक्चर बनाना सिखाया हुआ है, ठीक है। बीटा डी ग्लूकोज़ यहाँ पर इन्होंने स्ट्रक्चर लिया है, बीटा डी ग्लूकोज़, ठीक है, ये आपकी बुक में ऑलरेडी बना हुआ है। और फ्रुक्टोज़ भी आपको बनाना सिखाया हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास दिस इज़ कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2 है, ठीक है। कार्बन नंबर 2 में आपको पता है कि हाइड्रोक्सिल अटैच होता है एंड जो है वो कार्बन नंबर ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है एंड ये 6 है, ठीक है। तो इसमें से सिंपल यानी जो ग्लूकोज का OH है उसमें से हाइड्रोजन आएगा और फ्रुक्टोज का OH, ये दोनों आपस में मिलकर वाटर बना देंगे और इनके दरम्यान में इस तरह से बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो वैसे ये वाला तो आपके पास जो है वो मैंने बना के आपको दिखा दिया है क्योंकि अलग से ग्लूकोज का स्ट्रक्चर भी आपसे पूछा जा सकता है और फ्रुक्टोज का भी। तो आप बस दोनों स्ट्रक्चर्स को आपस में लिख कर H और OH रिमूव करके ये बना सकते हैं। तो आपकी बुक में ये स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आपसे सिर्फ यहीं तक पूछा जाए कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज या साइक्लिक फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज फ्रॉम देयर ओपन चेन। तो ये वाला भी आपका इंक्लूडेड है आपकी बुक में, ठीक है, और ये वाला भी आपकी बुक में इंक्लूडेड है, ओके। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज स्मोग।